हेलो एवरीवन, आज के यानी कि 12 जून 2023 के करंट अफेयर्स इस वीडियो में हम कवर करेंगे। टोटल 10 क्वेश्चंस कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लास्ट डे जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसको देख लेते हैं एक बार। ऑन विच डेट इज़ वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे सेलिब्रेटेड? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये तो आपको पता होगा कि बहुत सारे डेज मनाए जाते हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में लोगों को अवेयरनेस देने के लिए, ताकि लोगों को उसकी इम्पोर्टेंस पता चले। तो ऐसे ही वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे जो है फूड की इम्पोर्टेंस लोगों को बताने के लिए मनाया जाता है 7 जून को। तो देखिए आजकल ऐसा हो रहा है कि बहुत सारे फूड से रिलेटेड डिसीजेज़ हो जाती हैं। तो WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार ऐसा है कि 600 मिलियन के आसपास जो लोग हैं वो सिर्फ खाने की जो डिसीज़ होती हैं उनकी वजह से उनकी मृत्यु हो रही है हर साल, और नंबर भी कम नहीं है। 4,20,000 के आसपास जो हैं वो डेथ हो रही हैं खाने की वजह से। तो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे जो है ये हाईलाइट करता है सेफ़ फूड प्रोडक्ट्स की इम्पोर्टेंस को, कि हम खाना खा ही रहे हैं तो कम से कम जो उसकी प्रैक्टिस है वो कम से कम सेफ़ हो, ताकि हेल्थ पे बुरा इम्पैक्ट ना पड़े। पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए और खाने से होने वाली डिसीज़ को रोकने के लिए वर्ल्ड डे जो है फूड डे सेलिब्रेट होता है। तो हर बार जो है थीम बदली जाती है, जिस बार जिस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं उस वही थीम हो जाती है। तो इस बार की थीम है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे की फूड स्टैंडर्ड सेव लाइव्स। यानी कि जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे पैकेज आप लेके आते हैं, पैकेजिंग प्रोडक्ट के जो फूड हैं वो आप लेके आते हैं, तो पर्टिकुलर जो पैकेट होता है उस पर पूरा साफ लिखा होता है कि इसमें इतनी कैलोरीज़ हैं, इतना फैट है, इतना इसमें साल्ट है, इतना शुगर है, और जो केमिकल्स इसमें हैं पर्टिकुलरली वो दिखते हैं पैकेज पे। तो उससे क्या होता है, इससे यदि लोग जो हैं वो देख के ले रहे हैं तो उनको कम से कम पता है कि हेल्थ पे कितना इम्पैक्ट डालेंगे। तो जो फूड स्टैंडर्ड लगाते हैं वो ज़िंदगियों को बचा सकते हैं, कि लोग जो हैं सेफ़ खाना खाएँ जो कि हेल्थ को इम्पैक्ट ना करे। अब हम आज के क्वेश्चन देखते हैं। हु क्राउन्ड विद ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023? ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का ताज किसने जीता है? तो देखो ये एक प्रतियोगिता है ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, या फिर कहें तो टेस्ट वर्ल्ड कप। ये एक लीग कंपटीशन है जो कि टेस्ट क्रिकेट जो है उस जैसा है, यानी कि क्रिकेट इसमें खेला जाता है। और किसके द्वारा रन होता है? ये ICC की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा ये जो है रन की जाती है प्रतियोगिता। और 2019 से स्टार्ट हुई थी और 2023 में इसका दूसरा एडिशन है, यानी कि सबसे पहले 2019 में खेला गया था, अब दूसरी बार है। तो इसमें जो विनर है वो है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन ए। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया, और जो फाइनल मैच हुआ था वो हुआ था ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 209 रन से इंडिया को हरा दिया। और इसका एडिशन दूसरा था, यानी कि संस्करण कौन सी बार हो रही है प्रतियोगिता? दूसरी बार हो रही है। कब खेली गई थी? 7 से 11 जून को। कहाँ पे हुई थी ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि कहाँ पे हुई थी, तो ये हुई थी ओवल, लंदन, इंग्लैंड में ये प्रतियोगिता खेली गई थी। प्लेयर ऑफ द मैच, यानी कि कौन सबसे ज़्यादा उभर कर आया है, किसमें सबसे ज़्यादा टैलेंट रहा है इस प्रतियोगिता में, तो ये हैं ट्रेविस हेड, जो कि ऑस्ट्रेलिया की ही टीम से थे। तो देखिए सबसे पहले 2019 में हुई थी, ये याद रख लीजिएगा। तो आपके मन में आ रहा होगा कि दूसरा एडिशन है, यानी कि दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। तो जो पहला हुआ था ये चैंपियनशिप, उसमें कौन जीता था? उसमें न्यूजीलैंड विनर था, ठीक है। और अब की बार ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच फाइनल हुआ था और ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हरा दिया है। ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड करंट अफेयर्स देख लेते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया न्यूज़ में है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनवेरा, प्राइम मिनिस्टर हैं एंथोनी अल्बानीज़। तो ऑस्ट्रेलिया में एक फ्रेजर आइलैंड है, ओके। तो ये न्यूज़ में इसलिए था फ्रेजर आइलैंड ऑस्ट्रेलिया का, क्योंकि वर्ल्ड का लार्जेस्ट सैंड आइलैंड तो है ही, यानी कि इसमें रेत पाई जाती है। लेकिन जो इसका ओरिजिनल नेम है, फ्रेजर आइलैंड का ओरिजिनल नेम है कगारी। और वहाँ पे जो आसपास के लोग हैं वो कल्चर इम्पोर्टेंस को बढ़ाने के लिए, या फिर जो ट्राइब्स वहाँ पे रह रही हैं वो इसको कगारी नाम से जानते हैं, लेकिन वर्ल्ड वाइड इसको फ्रेजर नाम से जानते हैं। लेकिन अभी इसका नाम जो है कगारी ही हो गया है। अभी वर्ल्ड वाइड भी इसको कगारी के नाम से ही जाना जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में एक और न्यूज़ ये थी कि जापान, यूनाइटेड स्टेट और ऑस्ट्रेलिया ने साथ मिलकर एक जॉइंट वेंचर साइन किया है अंडर सी केबल प्रोजेक्ट, यानी कि समुद्र के अंदर जो केबल लगाई जाती है जिससे कनेक्टिविटी बड़े देशों के बीच में। तो ये इंडिया, जापान, यूनाइटेड स्टेट और ऑस्ट्रेलिया ने साइन किया है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के साइंटिस्ट ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था वैक्सीनेट करने के लिए। देखो वैक्सीनेट क्यों किया जाता है? कोई पर्टिकुलर नई बीमारी आ गई है, उसे लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए वैक्सीनेशन किया जाता है। तो वहाँ पे एक बीमारी आई है जिसका नाम है चिलामाडिया, और इससे वाइल्ड कोलाज को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है ये वैक्सीनेशन इनिशिएटिव चलाया गया है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। ऑस्ट्रेलिया की नोट में पहले होता है एक
एक नोट ऐसी है उनकी जिसपे अभी भी ब्रिटिश मोनार्क की फ़ोटो छपी हुई है, तो बिल्कुल ही उसको कम्प्लीटली रिमूव कर दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के नोट से ब्रिटिश का जो भी फ़ोटो वगैरह थी सब समाप्त कर दी गई है। ये है फ्रेजर आइलैंड ऑस्ट्रेलिया का। और ऑस्ट्रेलिया की यदि हम बात करें इंडिया के साथ, तो ये रहा हमारा इंडिया प्यारा भारत, और इंडिया के नीचे ही पड़ता है ऑस्ट्रेलिया। ओके, ये रहा ऑस्ट्रेलिया, इंडियन ओशन में आता है। दूसरा क्वेश्चन है, गल्फ ऑफ मन्नार मैराइन नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? मन्नार समुद्री राष्ट्रीय उद्यान की खाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो ये न्यूज़ में इसलिए आई है, मैं आपको बता दूंगी। तो गल्फ ऑफ मन्नार मैराइन नेशनल पार्क तमिलनाडु में लोकेटेड है। ओके, तो देखो तमिलनाडु की जो कैपिटल है वो चेन्नई है, और गवर्नर हैं तमिलनाडु के RN रवि। इसके अलावा देखो मैं आपको बताती हूँ, गल्फ ऑफ मन्नार मैराइन नेशनल पार्क के जो डायरेक्टर हैं जिनका नाम है जगदीश S वाकन। इनको मिल गया है यूनेस्को का अवार्ड, जिसका नाम है मिचेल बेतिसे अवार्ड। तो मिचेल बेतिसे अवार्ड क्या है? जो भी व्यक्ति बायोस्फीयर रिजर्व को कंजर्वेशन करने में अपना योगदान देता है उसको मिलता है ये अवार्ड। बायोस्फीयर रिजर्व जैसे आपको पता होगा नेशनल पार्क जैसे बनाया जाता है, उसी तरीके से बायोस्फीयर रिजर्व भी बनाए जाते हैं, ताकि पर्टिकुलर जो एनिमल्स हैं या फिर जो पर्टिकुलर वहाँ पे फ्लोरा है, फौना है, या फिर वाटर का एरिया है, उसको प्रोटेक्ट किया जाए। यूनेस्को अवार्ड दिया गया है इसको। तो देखो मिचेल बेतिसे जो थे, इन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया था बायोस्फीयर रिजर्व को मैनेज करने के लिए, तो इन्हीं के नाम पे रख दिया गया है। तो इस बार मिल गया है गल्फ ऑफ मन्नार मैराइन नेशनल पार्क के डायरेक्टर जगदीश S वाकन को, उनके जो प्रयास रहे हैं बायोस्फीयर रिजर्व मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, तो गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क की यदि हम बात करें, क्योंकि कोई नेशनल पार्क न्यूज़ में है तो उसमें क्या फ्लोरा इंपॉर्टेंट है, क्या फोना, तो नेशनल पार्क में आपको बता देती हूँ। जैसे नेचुरल एनवायरनमेंट में कोई पशु पक्षी रहते हैं ना, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं उनकी जनसंख्या घटती जा रही है, तो उनकी जनसंख्या बैलेंस रहे, इकोसिस्टम बैलेंस रहे, इसी तरीके से नेशनल पार्क बनाए जाते हैं, ताकि उन पशु और पक्षियों को उसी तरीके की जगह रहने को मिले जैसे वो नेचुरल एनवायरनमेंट में रहते हैं। नेशनल पार्क में कोई पर्टिकुलर वहाँ पे एनिमल इम्पोर्टेंट हो जाता है या फिर कोई पक्षी इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो देखते हैं। इसमें एक मेराइन मैमल है, देखो ये दिख रहा ना, डुगोंग है इसका नाम, इंडेंजर्ड है यानी कि खतरे में है, यानी कि इसकी प्रजातियाँ लुप्त हो रही हैं। तो ये जो है इसका मेन अट्रैक्शन है, इसको याद रख लेना। गल्फ ऑफ मन्नार मैराइन नेशनल पार्क में आपको देखने को मिलेगा। गल्फ ऑफ मन्नार मैराइन नेशनल पार्क 1980 में बना था, और इसमें 3 आपको एक्वेटिक इकोसिस्टम मिलेंगे। एक्वेटिक मतलब जो जलीय जो इकोसिस्टम है। जल में कौन कौन सा इकोसिस्टम है? एक तो आपको मैंग्रोव मिलता है जल में उगे हुए, एक सी ग्रास मिलती है, एक कोरल रीफ आपको देखने को मिलेगी, जो कि एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है। इसमें तीनों हैं। ये जो मराइन बायोस्फीयर रिजर्व है, इसमें कम से कम 21 आइलैंड है, जिसमें से 2 जो आइलैंड है वो सबमर्ज हो गए हैं, यानी कि डूब गए हैं पानी में। इसके अलावा पहला मैराइन बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि साउथ एशिया में या फिर साउथ में ही लोकेटेड है, यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व तो बहुत हैं लेकिन मराइन यानी कि पानी वाला यही है। गल्फ ऑफ मन्नार बायोलॉजिकली बहुत ज़्यादा ऐसा एरिया है जो कि कोस्टल रीजन से रिच है, यानी कि वहाँ पे समुद्र में आपको फ्लोरा एंड फौना जो है भरपूर देखने को मिलेगा। अब मैंने आपको बताया कि जो तमिलनाडु है उसमें 5 नेशनल पार्क हैं, जिसमें से एक तो था गल्फ ऑफ मन्नार वाला, एक है गिंडे नेशनल पार्क, मुदुमलाई नेशनल पार्क, मुकुर्थी नेशनल पार्क एंड अन्नामलाई नेशनल पार्क। ये जो चारों हैं, और इसके अलावा गल्फ ऑफ मन्नार, ये 5 जो हैं तमिलनाडु में लोकेटेड हैं। रिसेंट अवार्ड देख लेते हैं इसी के साथ, क्योंकि अवार्ड से क्वेश्चन आता है। पपुआ न्यू गिनी और फिजी का हाईएस्ट ऑनर जो है, यानी कि सम्मान जो है, पपुआ न्यू गिनी एक देश है, फिजी भी एक देश है, इन दोनों का सम्मान मिला है नरेंद्र मोदी को। CM योगी आदित्यनाथ को मिला है भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड। क्यों मिला है? क्योंकि उत्तर प्रदेश को उन्होंने फेयर फ्री स्टेट बना दिया है। कोचिन पोर्ट जो है इसको मिला है सागर श्रेष्ठ सम्मान अवार्ड 2023 का। N चंद्रशेखर को मिला है फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। रतन टाटा को मिला है ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्री विल इश्यू द वर्ल्ड्स फर्स्ट डिजिटल गवर्नमेंट बॉन्ड? हाल ही में कौन सा देश दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी करेगा? तो डिजिटल गवर्नमेंट बॉन्ड होते क्या हैं? तो देखो, जैसे आप लोग बैंक में पैसे जमा करते हैं तो आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है ना, ऐसी गवर्नमेंट के पास ऐसा तो नहीं है कि हमेशा पैसा है, तो वो भी लोगों से ही पैसे लेते हैं। किस तरीके से लेते हैं? अब गवर्नमेंट जो है बॉन्ड इश्यू करती है,
जब गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करती है तो लोगों को वो मिलता है, तो लोग उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और उस पैसे को इन्वेस्ट करने के ऊपर उनको मिलता है इंटरेस्ट रेट। जैसे एक साल में 5% मिलेगा, 6% मिलेगा, तो इसमें लोगों को ये फ़ायदा रहता है कि उनको पैसे पे ब्याज मिलता है और गवर्नमेंट को ये फ़ायदा रहता है कि उनके पास पैसे आ जाते हैं जो वो किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में लगाएंगे, जैसे रोड बनाने के लिए या फिर कोई कंस्ट्रक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोई प्रोजेक्ट, उसको बनाने के लिए लगाएंगे। तो इस तरीके से होते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड। अभी तक हम देख रहे थे ऑफलाइन आ रहे थे, यानी कि कार्ड्स आपको मिल जाएगा, लेकिन अब डिजिटल जो है वर्ल्ड का पहला जो है गवर्नमेंट बॉन्ड इश्यू हो गया है इजराइल के द्वारा। तो कोई जो देश है कुछ पहला कदम उठाता है तो वो न्यूज़ में रहता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो डेनमार्क में हमने देखा था कि जो डेनमार्क है वो ऐसा कंट्री बन गया है जो कार्बन डाइऑक्साइड को दूसरे देशों से इंपोर्ट करेगा जहाँ पे उसकी भरपूर मात्रा है, और वो अपने समुद्र के एरिया में उसको दफनाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपको पता है इन्वायरमेंट के लिए वो हेल्पफुल होने के साथ साथ नुकसानदेह भी है। जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मात्रा में हो जाती है तो उसको जो है दफनाना ज़रूरी हो जाता है ताकि वो ग्लोबल वार्मिंग ना क्रिएट करे और ज़्यादा टेम्परेचर ना राइज करे। तो डेनमार्क जो है ऐसा पहला देश बन गया था। डेनमार्क क्योंकि डेवलप कंट्री है और वहाँ पे ऑलरेडी फैसिलिटीज़ हैं, तो इसलिए पीस के मामले में आप देखते हैं, हैप्पीनेस के मामले में आप देखते हैं, हमेशा डेनमार्क टॉप पे आता है। इसलिए डेनमार्क जैसी कंट्री ही ऐसा कदम उठा सकते हैं। अभी हमने आयरलैंड का एक और न्यूज़ देखी थी कि वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे जो अल्कोहल वाले प्रोडक्ट हैं उन पे बैनर लगाया जाएगा कि इससे इतना नुकसान होता है, ताकि लोगों को अवेयर हो। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। इसी के साथ हम देखेंगे कि कौन कौन सा फर्स्ट और लार्जेस्ट रहा था अभी रिसेंटली करंट अफेयर्स में। राजस्थान ऐसा पहला स्टेट बन गया था जिसने राइट टू हेल्थ बिल पास किया था। डेनमार्क ऐसा पहला कंट्री बन गया था जिसने CO2 को इम्पोर्ट करेगा और अंडर सी दफनाएगा। सीरा जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट नार्को स्टेट बन गया है। यूएसओ जो है इस बार इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर बन गया है। जबलपुर जो कि मध्य प्रदेश में है, इंडिया का पहला जियोलॉजिकल पार्क यहीं पे बनने जा रहा है। महाराष्ट्र में वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो कि दिव्यांग फ्रेंडली डिसेबल फ्रेंडली जो पार्क है वो यहाँ पे बन रहा है। कोलंबिया ने 25 साल में ऐसा किया है कि अपनी मिलिट्री सर्विस जो है वुमेन्स के लिए भी ओपन कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट अनाउंस फ्री बस ट्रेवल शक्ति फॉर वुमेन। किस राज्य ने महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा शक्ति की घोषणा की है? तो ये कर्नाटका ने की है। तमिलनाडु में ऑलरेडी ऐसी बस सर्विसेज अवेलेबल हैं, अभी कर्नाटका में भी हो गई हैं। तो कर्नाटका की एक और न्यूज़ इंपॉर्टेंट थी। कर्नाटका में मई के महीने में चीफ मिनिस्टर अपॉइंट हुए थे जिनका नाम था सिद्धारमैया। शक्ति की बात करें तो एक स्कीम है जो कि अभी रिसेंटली कर्नाटका की सरकार ने इसको लॉन्च किया है ताकि महिलाओं को फ्री में बस सर्विसेज करने का मौका मिले, और ये ऑफ़र की गई है स्टेट रन रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के द्वारा। ओके, कर्नाटका की कैपिटल है बेंगलुरु। कर्नाटका की एक और न्यूज़ ये थी कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जो है उसमें कर्नाटका टॉप पे था। ओके, विच सिटी टॉप द लिस्ट एज इंडियाज कॉस्टलीस्ट सिटी फॉर एक्सपेट्रिएट्स। प्रवासियों के लिए भारत के सबसे महंगे शहर के रूप में कौन सा शहर शीर्ष पर है? तो देखो, जहाँ पे लोग जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं तो रहने के लिए जगह चाहिए, या फिर ट्रांसपोर्टेशन, फूड, इलेक्ट्रिसिटी, सब चीज़ों को मिलाकर हम देखते हैं कि कौन सी सिटी सबसे महंगी है। तो मुंबई है। मुंबई में आप रहने जाओगे तो बहुत ज़्यादा महंगाई है वहाँ पे। तो इस सर्वे ने 227 शहरों को एनालाइज किया था जो कि 5 कॉन्टिनेंट का हिस्सा बनाते हैं, और इसमें कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है रहने की वो इसमें डिटरमाइन की गई थी, जिसके आधार पे मुंबई टॉप पे था, और दूसरे नंबर पे नई दिल्ली और बेंगलुरु जो है वो तीसरे नंबर पे था इस लिस्ट में। तो बुक से क्वेश्चन बनते हैं, और रिसेंटली जो नई बुक आती हैं जो कि इंपॉर्टेंट हो जाती हैं उनसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो एक बुक लॉन्च हुई है, विच ऑथर लॉन्चेज हिज न्यू ग्राफिक नोवेल अजय टू योगी आदित्यनाथ। किस लेखक ने अपना उपन्यास अजय टू योगी आदित्यनाथ लॉन्च किया है? तो किसी पर्टिकुलर मिनिस्टर पे कोई बुक लिखी जाती है तो वो वैसे ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इनका नाम है शांतनु गुप्ता ने लिखी है ये पुस्तक। तो रिसेंटली जो भी पुस्तक लिखी गई है वो देख लीजिए। गोल्डन ईयर्स लिखी गई है रस्किन बॉन्ड के द्वारा। द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड टू रेजिना हिल्स लिखी गई है कस्तूरी राय के द्वारा। द्रौपदी मुर्मू जैसा कि आपको पता है प्रेसिडेंट है हमारी कंट्री की। मेड इन इंडिया 75 ईयर ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज लिखी गई है अमिताभ कांत के द्वारा। कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन लिखा गया है शशि शेखर वेम्पति के द्वारा। रिफ्लेक्शन जो कि लॉन्च हुई है निर्मला सीतारमन के द्वारा, ये लिखी गई है नारायण बागुल के द्वारा। अमिताभ घोष ने लिखा है स्मोक एंड एसिस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज इलेक्टेड एज द 78th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो डेनिस फ्रांसिस चुने गए हैं। तो देखो, जो भी अपॉइंटमेंट होती है, नया कोई व्यक्ति नियुक्त होता है कहीं पे तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो देखो, इनकी जो प्रेसिडेंसी जो हुई है इलेक्ट, उसकी जो थीम है वो फोकस करेंगे पीस पे, प्रॉस्पेरिटी हो, प्रोग्रेस, उन्नति हो,
सस्टेनेबिलिटी हो, कि सब चीज़ों को एक बैलेंस में लेकर चलें। करंटली ये परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं ट्रिनिडेड और टोबागो के। ओके, अभी इलेक्ट हो गए हैं प्रेसिडेंट यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में किससे नियुक्त किया है? तो ये हैं पीटर अल्बर्ट्स। तो ये 2024 तक रहेंगे और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, यानी कि इनसे पहले थे युवोनो मांजी मोकोलो। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की यदि हम बात करें तो एक लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो भी वर्ल्ड की एयरलाइंस है ना उनकी है। इसमें कम से कम 300 एयरलाइंस है जो कि अकाउंट करती हैं कम से कम वर्ल्ड के एयर ट्रैफिक का 83%। अगर हम बात करें इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की, 19 अप्रैल 1945 को एस्टेब्लिश हुई थी हवाना, क्यूबा में। अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन बनते हैं, तो अपॉइंटमेंट देख लीजिए जो भी रिसेंटली न्यूज़ में रहे हैं, जैसे कि जो CAG गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, ये एक्सटर्नल ऑडिटर बने हैं WHO के 4 साल के लिए। RN जयप्रकाश को नियुक्त किया गया है स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट। AK जैन को अपॉइंट किया गया है चेयरमैन ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड। रवनीत कौर को चुना गया है चेयरपर्सन ऑफ कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। प्रवीण सूद को चुना गया है डायरेक्टर ऑफ CBI। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज़ वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल हाइपरसोनिक वाइंड टनल बीन ओपन रिसेंटली। हाल ही में दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग कहाँ खोली गई है? ये चाइना में खोली गई है। तो देखो जो भी टेक्नोलॉजी की चीज़ें हो गई या फिर ऐसी चीज़ें हो गई जिसमें साइंटिफिकली कुछ नए आविष्कार हो रहे हैं, तो चाइना उस पर हमेशा टॉप पे रहता है। तो देखो एक आपने सुपरसोनिक सुना होगा, एक हाइपरसोनिक सुना होगा। सुपरसोनिक में क्या होता है, जो स्पीड ऑफ साउंड से भी ज़्यादा उस मिसाइल की स्पीड होती है, यानी कि जितनी साउंड की स्पीड है ना उससे भी ज़्यादा मिसाइल की स्पीड होती है। हाइपरसोनिक में क्या होता है, साउंड की स्पीड जितनी है उससे 5 गुना ज़्यादा होती है हाइपरसोनिक में। तो मिसाइल की जगह यहाँ पे वाइंड टनल ओपन हुआ है जो कि चाइना में ओपन हुआ है। यूनाइटेड स्टेट और यूनाइटेड किंगडम ने एक ग्राउंड ब्रेकिंग स्ट्रेटेजिक पैक्ट जो है अनवील किया है। क्या नाम है इसका? अटलांटिक डिक्लेरेशन। तो देखो जब दो देश कुछ चीज़ें साइन करते हैं तो क्यों करते हैं? ताकि आपस में कोऑपरेशन हो, एक दूसरे का वो मदद कर सके उस चीज़ में, ताकि दोनों ही कंट्रीज़ की इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़े उससे। तो देखो एक तो रिलेशनशिप को स्ट्रांग करने के लिए, इसके अलावा जो भी चैलेंज आते हैं रसिया से, चाइना से, और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी जो भी बढ़ जाती है USA में और UK में, उन दोनों को संभालने के लिए जो पैक्ट है आपस में साइन किया गया है। अटलांटिक डिक्लेरेशन के अंतर्गत किन किन चीज़ों पे फोकस किया जाएगा? सप्लाई चेन्स पे, एक दूसरे के इंडस्ट्रीज़ में जो ये कंट्री इन्वेस्टमेंट करेंगी या फिर फ्यूचर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट होगा उसमें एक दूसरे का सहयोग ही देंगे ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाया जाए। ओके, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है किसी कंट्री की बढ़नी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अभी हमने न्यूज़ में देखा कि हमारा जो इंडिया है उसकी भी इकोनॉमिक ग्रोथ 7.1% से ऊपर पहुंच गई है, जो कि एकदम अनएक्सपेक्टेड है। कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2023 के अकॉर्डिंग मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी वर्ल्ड में कौन सी है? अभी हमने देखा था कि जो मुंबई है वो कंट्री वाइज थी, अभी वर्ल्ड में कौन सी है? न्यूयॉर्क। ये क्वेश्चन आप सब लोगों के लिए इसका कमेंट में सही उत्तर बताना। हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ वुमेन्स जूनियर एशिया कप हॉकी? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब। मैं मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से। यदि वीडियो आपको और चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक यू सो मच।